नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रही है कि हम आपको हेल्थ एंड डिजीज़ रिलेटेड साइंस बेस्ड इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें डॉक्टर्स के द्वारा डायरेक्टली। हमारी ये भी कोशिश रही है कि इंडस्ट्री के हेल्थ एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है उनके द्वारा पैनल डिस्कशन के थ्रू या उनसे इन्फॉर्मेशन एक्वायर करके हम आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएँ, आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जितना पैसा और एनर्जी टाइम आप मेडिकल बिल्स में या हॉस्पिटलाइजेशन में या डॉक्टर्स के पास जाकर वेस्ट करते हो, वो टाइम वो मनी आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो अगर इस चैनल में दिखाए हुए हेल्थ रिलेटेड सिंपल एंड इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स आप प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो तो आपकी जान बच सकती है, लेकिन अगर इस बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो तो आपकी जान जा भी सकती है। तो चलिए आज हम डेंगू फीवर के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। डेंगू फीवर एक वायरल डिजीज़ है जो एक वायरस डेंगू वायरस से फैलता है। इसकी 4 वैरायटी होती है, DENV 1, 2, 3 एंड 4। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। ये मॉस्किटो मोस्टली दिन में काटते हैं, डे टाइम बाइटर्स। कहाँ पर काटते हैं? मोस्टली नेक और एंकल एरियाज में। मोस्टली जिन लोगों को ये मच्छर काटते हैं उसमें से 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। केवल जब उनका टेस्ट किया जाएगा कोइंसिडेंटली वो पॉजिटिव पाए जाएंगे उन डेंगू डिजीज़ के लिए। उनमें से 20% लोग जो होते हैं सिर्फ उनमें ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब इन 20% सिम्टोमेटिक लोगों में से 20% लोगों में ही सीवियर डेंगू डिजीज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि सीवियर डेंगू केवल बहुत ही कम मात्रा में लोगों को होता है। पर कौन है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं सीवियर डेंगू के लिए? तो सबसे पहले बच्चे, दूसरे बुजुर्ग, तीसरे जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे जिनको कैंसर की बीमारी है, सिमिलर बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है या फिर कोई दवाइयां ले रहे हैं जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसे लोग। चौथा है प्रेग्नेंट फीमेल। पांचवा जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है। ना मैंने अभी बताया आपको कि डेंगू वायरस के 4 वैरायटी होती हैं। यदि इनमें से एक वैरायटी से आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आपको उसके अगेंस्ट लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन चांसेस है कि बाकी तीन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो रहा है डेंगू का तो मोस्टली देखा गया है कि ये सेकेंड टाइमर ज़्यादा चांसेस रहते हैं इनके कि ये सीवियर डेंगू की तरफ बढ़ते हैं। अब डेंगू डिसीज़ का स्पेक्ट्रम देखते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ डेंगू फीवर हो जाएगा, रैश हो जाएगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों में डेंगू फीवर के लक्षण के साथ साथ प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। कुछ लोगों में डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, मतलब खून को गाढ़ा करने का या खून बहने से रोकने का जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, कोएगुलेशन सिस्टम, ये खराब हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है उन लोगों में। चौथा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये स्पेक्ट्रम की आखिरी कड़ी होती है। इसमें मोस्टली आपके ब्लड वेसल्स में से प्लाज्मा लीक होने लगता है, खून बहने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये जो हाइपोवोलेमिक शॉक रहता है इसके कारण मोस्टली लोगों की जान को खतरा बन जाता है। तो ये 4 स्पेक्ट्रम हो गए डेंगू डिजीज के। आइए अब देखते हैं लक्षण क्या क्या होता है डेंगू का। तो मच्छर काटने के बाद पहला सिम्टम आने तक इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये यूजुअली 4 से 10 दिन का हो सकता है। आपको जो सिम्टम्स आएंगे वो ओवरऑल 2 से 7 दिन के रहेंगे, कुछ लोगों में 10 दिन के भी रह सकते हैं। पूरे लक्षण की कैटेगरी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फेब्राइल फेज जिसमें बुखार रहेगा, मेन लक्षण। दूसरा है क्रिटिकल फेज, ये बुखार कम होने के बाद का फेज आता है। तीसरा होता है रिकवरी फेज। तो फेब्राइल फेज के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? बहुत तेज बुखार आएगा, लोगों को 103, 104 डिग्री, कभी कभी 105 डिग्री के ऊपर बुखार आता है। आंखों के पीछे दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। भूख लगना बंद हो जाता है, कुछ लोगों को लूज मोशन है, डायरिया हो जाता है और एक तरह का रैश शरीर में डेवलप होता है। इसको मैक्युलोपैपुलर रैश बोलते हैं। स्पेसिफिकली डेंगू डिसीज में देखने को मिलता है। हाथ में, गले में, फेस पे आपको ये रैश देखने को मिलेगा। अब आपका फीवर का फेज जैसे जैसे जाता जाएगा, डिफरवेसेंस स्टेज आएगी,
वैसे वैसे क्रिटिकल फेस आ सकता है। इस फेस में हेमोरेजिक कंडीशन मिलेगी। आपको मसूड़ों में से, मुंह में से खून आ सकता है, नाक में से खून आ सकता है, पेट में, अतड़ी में खून, ब्लीडिंग हो सकती है। शरीर में अलग अलग जगहों पर पानी भर सकता है, जैसे फेफड़ों में, लिवर में, पेट में। ब्लड प्रेशर कम हो सकता है क्योंकि आपका प्लाज्मा लीकेज शुरू हो गया है। तो क्रिटिकल फेस में ये सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद अगर संयोग से, किस्मत से हम क्रिटिकल फेस से बाहर आ गए हैं तो रिकवरी फेस रहेगी। रिकवरी फेस में वापस ब्लड वेसल्स के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा, खून रुक जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ लोगों में भूलने की तकलीफ देखी जा सकती है, कुछ लोगों में झटके देखे जा सकते हैं, और कुछ लोगों में हार्ट रेट कम हो जाती है क्योंकि मायोकार्डाइटिस होता है या फिर हार्ट पे वायरस का इफेक्ट आने लगता है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डेंगू फीवर या डेंगू डिसीज में से जो 20% लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, उसमें से भी केवल 20% लोगों को ही सीवियर डेंगू का इन्फेक्शन होता है। तो कैसे पता चलेगा कि हम सीवियर डेंगू की तरफ बढ़ रहे हैं? तो हमें कुछ वार्निंग साइंस देखने पड़ेंगे जो यूजुअली डिफरवेसेंट स्टेज, मतलब जब फीवर कम होने लगता है, उतरने लगता है, उस टाइम पर आपको ये लक्षण दिखेंगे। ये लक्षण क्या हो सकते हैं? तो आपके शरीर में से अलग अलग अंगों में से खून निकल सकता है, नाक में से खून निकल सकता है, मसूड़ों में से खून निकल सकता है। जिनको पाइल्स की तकलीफ है, एनल फिशर की तकलीफ है, उनको संडास के रास्ते में से खून निकल सकता है, यूरिन में खून आ सकता है। दूसरा, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में पानी जमा हो सकता है, जैसे फेफड़ों में, पेट में, लिवर में सूजन आ सकती है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, मतलब खून गाढ़ा हो जाएगा, हमको फॉल्स हाई वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन दिखेगा, और ये सबसे बड़ा डेंजर साइन माना जाता है। इसका मतलब है कि शरीर में पानी की कमी होने लगी है, जो कि शॉक सिंड्रोम की तरफ जाने का पहला लक्षण चरण होता है। प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। ये सारे वार्निंग साइंस हैं। यदि इनमें से कोई भी एक दिखे तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हो सकता है हमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़े। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब पता कैसे लगाएंगे कि डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है या डेंगू फीवर की बीमारी हुई है? तो अगर आपको वायरल इलनेस के कोई भी लक्षण दिखे, जो मैंने अभी फेब्राइल फेज के बताए, उसमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं स्पेसिफिकली साल के उस समय में जब डेंगू फीवर पीक पर फैला हुआ है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने को कहेंगे। एक डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट होता है। अगर आप बुखार आने के पहले 5 दिन में डॉक्टर के पास गए हैं तो वो डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट करने को बोलेंगे। अगर आप उसके बाद गए हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको IgM एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़े। अगर इन दोनों में भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट आती है बट आपके डॉक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपको डेंगू इन्फेक्शन है, तो वो RT-PCR टेस्ट करने को बोल सकते हैं, जो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होता है। इसके अलावा ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। इसके अलावा आपके शरीर में क्या नुकसान हो रहा है डेंगू फीवर के कारण, इसको जांच करने के लिए वो आपको CBC कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करने को बोल सकते हैं, जिसमें वो आपका हीमोग्लोबिन देखेंगे, आपका प्लेटलेट देखेंगे, आपका WBC देखेंगे। इसके बाद आपको CRP रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट करने के लिए देखेंगे। ये इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, ये बताएगा कि आपके शरीर में कितना सूजन हुआ है वायरल इन्फेक्शन से। इसके अलावा वो आपको LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करने को बोलेंगे, जिससे पता चलेगा कि लिवर में सूजन आई है कि नहीं, लिवर के एंजाइम्स बढ़े हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार देखा गया है सीवियर डेंगू में जाने के चरणों में से एक पहला चरण लिवर एंजाइम्स का बढ़ना माना गया है, देखा गया है। इसके अलावा हम RFT रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, किडनी पर कोई असर तो नहीं हुआ डेंगू इन्फेक्शन का, आपकी क्रिएटिनिन एंड यूरिया बराबर काम कर रहे हैं, बराबर मात्रा में है, यूरिन में ब्लड तो नहीं है, ये सब चेक करने के लिए RFT करेंगे। इसके साथ साथ आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है, हार्ट में वायरस के कारण कोई इफेक्ट नहीं आया, इसके लिए ECG करके देखेंगे। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कन्फर्मेटरी टेस्ट के अलावा किए जा सकते हैं। अब डेंगू फीवर का इलाज क्या है? तो सबसे पहले अगर आपको वायरल इलनेस हुआ है, कन्फर्मेटरी आ गया है कि डेंगू फीवर है, तो पहले दिन से ही आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा रखेंगे। हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है।
याद याद रखेंगे, डेंगू फीवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आपको पूरा ध्यान अपने पानी के स्टेटस पर देना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 लीटर फ्लूइड आपको दिन में लेना ही है। उसमें पानी आ सकता है, जूस, कोकोनट वाटर, कुछ भी आ जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा हो नहीं हो रही है, तो आप कम खाइए, बट पानी कम मत कीजिए। इसके अलावा आपको बुखार अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप टेपिड स्पंजिंग कर सकते हैं, गीले कपड़े की पट्टी लगा सकते हैं। केवल ध्यान रखिएगा, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, साधारण टैप वाटर यूज़ करना है। इसके साथ साथ फीवर कम करने की दवाइयाँ ले सकते हैं, बट उसमें पैरासीटामोल ले सकते हैं, पर 4 बार से ज़्यादा नहीं लेंगे दिन में। इसके साथ साथ एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उससे प्लेटलेट कम हो सकता है, जो ऑलरेडी डेंगू फीवर में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भरपूर रेस्ट करेंगे, बिल्कुल एक्सर्शन नहीं करेंगे। साथ ही साथ पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, बट कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट लेने से प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे कि आपके डिफरवेसेंस स्टेज में जैसे जैसे आपका फीवर कम हो रहा है, अगर आपके शरीर में वार्निंग साइंस में से कोई भी एक लक्षण दिखता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपको हॉस्पिटलाइज होने की सलाह देंगे। आपके लैब टेस्ट के बेसिस पे, आपकी क्लिनिकल कंडीशंस के बेसिस पे डॉक्टर्स आपको आईवी फ्लूइड्स लगाने को बोल सकते हैं, अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने को बोल सकते हैं डेंगू फीवर के लिए। अगर आपका प्लेटलेट बहुत कम है या आपको ब्लीडिंग होने के रिस्क हैं, ब्लीडिंग हो रही है या कोएगुलोपैथी है, तो आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए भी बोल सकते हैं। केवल ध्यान देंगे, आप खुद से डॉक्टर को इम्पोज मत कीजिए कि प्लेटलेट देना है या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है, क्योंकि इन सब के भी रिस्क होते हैं। लेट योर डॉक्टर डिसाइड अबाउट दिस। तो इन ब्रीफ हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें अपने आप में लक्षण पहचानने हैं। लक्षण पहचान के अगर हमको लगता है कि डेंगू फीवर है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपको जैसा जैसा ब्लड टेस्ट बोलेंगे वो ब्लड टेस्ट करवाने हैं। रिपीट ब्लड टेस्ट करवाने को भी बोल सकते हैं, 2 से 3 दिन में हमें वैसा भी करवाना है। यदि हम घर पे हैं, हमें बुखार आ रहा है, तो हमको गीले कपड़े की पट्टी करनी है, हमें दवाइयाँ लेनी है बुखार कम करने के लिए। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना है, अपने शरीर के पानी के स्टेटस को अच्छा रखना है। डिफरवेसेंस की स्टेज में या फीवर कम होने की स्टेज में हमें वार्निंग साइंस देखने हैं। अगर वार्निंग साइंस दिख रहे हैं तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और सीवियर डेंगू का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करना है, ताकि कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन आगे ना हो। तो हमने डेंगू फीवर के बारे में सब कुछ जान लिया, लगभग लक्षण जान लिए, किन लोगों को सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है वो भी देख लिया, डायग्नोसिस कैसे करना है, वार्निंग साइंस क्या क्या है, इलाज कैसे करना है, हमने सब जान लिया है। इसके अलावा यदि आप में कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्टेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं या क्वेरी डाल सकते हैं। हमारी टीम का कोई मेंबर आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करेगा। चलिए, अब जल्द से जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई बीमारी, एक नई क्लिनिकल कंडीशन के साथ, उसके इलाज के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घरों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।